माता-पिता और बचपन। अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी की कहानी सच-सच बताई जाए, तो वह दिलचस्प होनी चाहिए। जैसा कि कुछ समझदार लोग कहते हैं, तो मेरे रिश्तेदार और करीबी दोस्त, जिन्होंने मेरी कहानी जानने पर ज़ोर दिया है, वे इस नतीजे से ज़्यादा निराश नहीं होंगे। मैं इस भरोसे से खुद को तसल्ली दे सकता हूँ कि ऐसी कहानी कम से कम कुछ लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, जो मुझे जानते हैं, और यह जानकारी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मेरे दोस्त पिट्सबर्ग के जज मेलन ने सालों पहले इस तरह की एक किताब लिखी थी, जिससे मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं उस समझदार इंसान की राय से सहमत हूँ, जिसकी राय मैंने ऊपर दी है। क्योंकि निश्चित रूप से जज ने जो कहानी सुनाई, वह उनके दोस्तों के लिए असीम संतोष का स्रोत साबित हुई है, और उनके परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रभावित करती रहेगी। और सिर्फ यही नहीं, उनके करीबी दायरे से बाहर के कुछ लोगों के लिए भी यह उनके पसंदीदा लेखकों में से एक है। इस किताब में एक खासियत है, ये इंसान को दिखाती है। ये किताब लोगों का ध्यान खींचने के किसी इरादे के बिना लिखी गई थी, इसे सिर्फ उनके परिवार के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसी तरह मैं भी अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, ना कि लोगों के सामने दिखावा करते हुए, बल्कि अपने लोगों और दोस्तों के बीच, जो भरोसेमंद और सच्चे हैं, जिनसे मैं पूरी आज़ादी से बात कर सकता हूँ। ये महसूस करते हुए कि छोटी-मोटी घटनाएँ भी उनके लिए पूरी तरह से दिलचस्प नहीं होंगी। तो शुरू करते हैं। मेरा जन्म डनफर्म-लाइन में मूडी स्ट्रीट और प्रायरी लेन के कोने पर एक छोटे से एक मंजिला घर के अटारी में 25 नवंबर 1835 को हुआ था, और जैसा कि कहा जाता है, गरीब लेकिन ईमानदार माता-पिता के घर, अच्छे खानदान में। डनफर्म-लाइन लंबे समय से स्कॉटलैंड में डमास्क व्यापार के केंद्र के रूप में जाना जाता था। मेरे पिता विलियम कार्नेगी एक डमास्क बुनकर थे, जो एंड्रयू कार्नेगी के बेटे थे, जिनके नाम पर मेरा नाम रखा गया था। मेरे दादा कार्नेगी अपने हास्य और मजाक, अपने मिलनसार स्वभाव और अदम्य उत्साह के लिए पूरे जिले में जाने जाते थे। वह अपने समय के सबसे जिंदा दिल लोगों के मुखिया थे, और दूर दूर तक अपने खुशमिजाज क्लब के मुखिया के तौर पर जाने जाते थे। पेटीम्योर कॉलेज। 14 साल की गैर मौजूदगी के बाद जब मैं डनफर्म-लाइन लौटा, तो मुझे याद है कि एक बूढ़े आदमी ने मुझसे संपर्क किया, जिसे बताया गया था कि मैं प्रोफेसर का पोता हूँ। यह मेरे दादाजी का उनके दोस्तों के बीच टाइटल था। वह बुढ़ापे की कमजोरी की जीती जागती तस्वीर थे। उनकी नाक और ठुड्डी एक दूसरे को धमकी दे रही थी। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए कमरे में मेरी तरफ आए और अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा, उन्होंने कहा, और तुम एंड्रू कार्नेगी के पोते हो? अरे यार, मैंने वह दिन देखा है जब तुम्हारे दादाजी और मैं किसी भी समझदार आदमी के होश उड़ा सकते थे। डनफर्म-लाइन के कई दूसरे बूढ़े लोगों ने मुझे मेरे दादाजी की कहानियां सुनाई। यहाँ उनमें से एक है। एक हॉगमैन नाइट को एक बूढ़ी औरत, जो गांव में काफी मशहूर थी, खिड़की से अचानक अंदर आए एक भेस बदले हुए चेहरे को देखकर हैरान रह गई। उसने ऊपर देखा और एक पल रुकने के बाद कहा, अरे, ये तो वही पागल लड़का एंड्रू कार्नेगी है। वह सही थी। मेरे दादाजी 75 साल की उम्र में दूसरे शरारती नौजवानों की तरह भेस बदलकर अपनी बूढ़ी सहेलियों को डरा रहे थे। मुझे लगता है कि मेरा आशावादी स्वभाव, मुश्किलों को दूर करने और जिंदगी में हंसते रहने की मेरी काबिलियत, जैसा कि दोस्त कहते हैं कि मैं करता हूँ सभी बत्तखों को हंस बना देना, ये सब मुझे अपने इस प्यारे भेस बदलने वाले दादाजी से विरासत में मिला है, जिनका नाम रखने पर मुझे गर्व है। खुश मिजाज स्वभाव दौलत से ज़्यादा कीमती है। जवान लोगों को पता होना चाहिए कि इसे पाला जा सकता है, कि मन को शरीर की तरह छाँव से धूप में लाया जा सकता है। तो चलो इसे लाते हैं। अगर मुमकिन हो तो मुश्किलों को हंसकर उड़ा दो, और अगर कोई थोड़ा भी फिलोसफर हो तो वह आम तौर पर ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि खुद की गलती से खुद को कोसना ना हो। वह हमेशा रहता है। इन बदनाम दागों को धोया नहीं जा सकता। अंदर बैठा जज सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, और उसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए बर्न्स जीवन का यह बड़ा नियम देते हैं, सिर्फ अपनी बुराई से डरो। जीवन की शुरुआत में अपनाया गया यह आदर्श मेरे लिए उन सभी उपदेशों से ज़्यादा मायने रखता है जो मैंने कभी सुने हैं, और मैंने कुछ कम नहीं सुने हैं। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि मेरे बड़े होने पर मेरे पुराने दोस्त बेली वॉकर से मेरी कुछ समानता है। उनके डॉक्टर ने उनसे उनकी
नींद के बारे में पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। उन्हें बहुत कम नींद आती थी और आँखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, "लेकिन मुझे अब चर्च में कभी-कभी थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है।" मेरी माँ की तरफ से दादाजी और भी ज़्यादा जाने-माने थे, क्योंकि मेरे दादाजी थॉमस मॉरिसन विलियम कोबेट के दोस्त थे। उनके रजिस्टर में योगदान देते थे और उनके साथ लगातार चिट्ठी-पत्री करते थे। जब मैं ये लिख रहा हूँ डनफर्म में, बूढ़े लोग जो दादाजी मॉरिसन को जानते थे, उन्हें उन सबसे अच्छे वक्ताओं और सबसे काबिल लोगों में से एक बताते हैं जिन्हें वे जानते हैं। वह द प्रीकसर के प्रकाशक थे, जिसे कोबेट के रजिस्टर का एक छोटा संस्करण कहा जा सकता है। और माना जाता है कि यह स्कॉटलैंड का पहला रेडिकल अखबार था। मैंने उनकी कुछ रचनाएँ पढ़ी हैं और अब तकनीकी शिक्षा को जो महत्व दिया जा रहा है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि उनमें सबसे उल्लेखनीय एक पैम्फलेट है जिसे उन्होंने 70 से ज़्यादा साल पहले प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था दिमाग ही शिक्षा बनाम हाथ की शिक्षा। ये बाद वाली की अहमियत पर जोर देता है, इस तरह से कि आज के टेक्निकल शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक को भी इस पर गर्व होगा। ये इन शब्दों के साथ खत्म होता है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी जवानी में मैंने जूते बनाना और मरम्मत करना सीखा। कोबेट ने इसे रजिस्टर में 1833 में छापा था, संपादकीय टिप्पणी करते हुए इस विषय पर रजिस्टर में अब तक छपी सबसे कीमती जानकारियों में से एक हमारे सम्मानित दोस्त और स्कॉटलैंड के संवाददाता थॉमस मॉरिसन की है, जो इस अंक में छपी है। तो ऐसा लगता है कि लिखने की मेरी आदतें मुझे विरासत में मिली हैं, दोनों तरफ से, क्योंकि कार्नेगी भी पढ़ने वाले और सोचने वाले लोग थे। मेरे दादा मॉरिसन जन्मजात वक्ता थे, एक तेज तर्रार राजनेता और जिले में रेडिकल पार्टी के उन्नत विंग के प्रमुख थे। यह पद उनके बेटे मेरे चाचा बेली मॉरिसन ने उनके बाद संभाला। अमेरिका में एक से ज्यादा जाने माने स्कॉटिश लोगों ने मुझसे हाथ मिलाने के लिए मुझसे मुलाकात की है। थॉमस मॉरिसन के पोते से क्लीवलैंड और पिट्सबर्ग रेलरोड कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फार्मर ने एक बार मुझसे कहा, मेरी सारी सीख और संस्कृति आपके दादाजी के प्रभाव की वजह से है। और एबेनेजर हेंडरसन डनफर्मलाइन के शानदार इतिहास के लेखक ने कहा कि उनके जीवन में तरक्की का काफ़ी श्रेय इस सौभाग्यशाली बात को जाता है कि जब वे लड़के थे तो उन्होंने मेरे दादाजी की सेवा में काम किया। मैंने अब तक जीवन में कुछ तारीफ़ें तो सुनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तारीफ़ वाली कोई भी बात मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, जितनी यह। एक ग्लासगो अखबार के लेखक की, जो सेंट एंड्रयूज़ हॉल में मेरे द्वारा दिए गए अमेरिका में होम रूल पर एक भाषण को सुन रहा था। संवाददाता ने लिखा कि उस समय स्कॉटलैंड में मेरे परिवार और ख़ासकर मेरे दादा थॉमस मॉरिसन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था और उन्होंने आगे कहा, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने मंच पर उनके पोते में थॉमस मॉरिसन की हूबहू नकल देखी। वही हाव-भाव और बोलने का तरीका। मेरे दादाजी से मेरी हैरान करने वाली समानता पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिन्हें मुझे याद नहीं कि मैंने कभी देखा हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 27 साल की उम्र में पहली बार डनफर्मलाइन लौटा, तो अपने अंकल बेली मॉरिसन के साथ सोफे पर बैठे हुए उनकी बड़ी काली आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बोल नहीं पाए और भावुक होकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद लौटकर उन्होंने बताया कि मुझ में कुछ ऐसा था जो कभी-कभी उन्हें उनके पिता की याद दिलाता था, जो तुरंत गायब हो जाते थे लेकिन कुछ समय बाद वापस आ जाते थे। यह कोई हाव-भाव था, लेकिन ठीक-ठीक क्या था ये वह समझ नहीं पाए। मेरी माँ मुझ में लगातार मेरे दादाजी की कुछ खास आदतें देखती थीं। विरासत में मिली आदतों का सिद्धांत हर दिन और हर घंटे साबित होता है, लेकिन वह कानून कितना सूक्ष्म है जो हाव-भाव को आगे बढ़ाता है, कुछ ऐसा जो भौतिक शरीर से परे है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरे दादा मॉरिसन ने एडिनबर्ग की मिस हॉज से शादी की, जो शिक्षा, तौर तरीके और हैसियत में एक अच्छी महिला थीं, जिनकी मौत तब हो गई जब परिवार अभी छोटा ही था। उस समय उनकी हालत अच्छी थी। वे डनफर्मलाइन में चमड़े का व्यापार करते थे और टैनिंग का बिजनेस चलाते थे। लेकिन वाटरलू की लड़ाई के बाद शांति के कारण वे हजारों लोगों की तरह बर्बाद हो गए। इसलिए जबकि मेरे चाचा बेली
जो सबसे बड़े बेटे थे, का पालन-पोषण जिसे विलासिता कहा जा सकता है, उसमें हुआ था क्योंकि उनके पास सवारी के लिए एक टट्टू था। परिवार के छोटे सदस्यों को दूसरे और कठिन दिन देखने पड़े। दूसरी बेटी मार्गरेट मेरी माँ थी, जिनके बारे में मैं लंबी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें अपनी माँ से गरिमा, शिष्टता और एक संस्कारी महिला का अंदाज विरासत में मिला था। शायद किसी दिन मैं दुनिया को इस नायिका के बारे में कुछ बता पाऊँ, लेकिन मुझे शक है। मुझे लगता है कि वह मेरे लिए पवित्र हैं और दूसरों के जानने के लिए नहीं। कोई भी उन्हें सच में नहीं जान सका, सिर्फ मैंने ही उन्हें जाना। मेरे पिता की जल्दी मौत के बाद वह पूरी तरह मेरी हो गई। मेरी पहली किताब का समर्पण यही कहानी बताता है। यह था मेरी पसंदीदा हीरोइन मेरी माँ के लिए। मैं अपने पूर्वजों के मामले में भाग्यशाली था और अपने जन्म स्थान के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा। जहाँ कोई पैदा होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अलग-अलग माहौल और परंपराएँ बच्चे में अलग-अलग छिपी हुई प्रवृत्तियों को आकर्षित करती हैं और उन्हें जगाती हैं। रस्किन सही कहते हैं कि एडिनबर्ग का हर होशियार लड़का महल को देखकर प्रभावित होता है। ऐसा ही डनफर्मलाइन के बच्चे के साथ भी है, जो अपनी शानदार एबे स्कॉटलैंड के वेस्टमिंस्टर से प्रभावित होता है, जिसकी स्थापना 11वीं सदी की शुरुआत में 1070 मैल्कम कैनमोर और उनकी रानी मार्गरेट स्कॉटलैंड की संरक्षक संत ने की थी। महान मठ और महल के खंडहर जहाँ राजा पैदा हुए थे, आज भी खड़े हैं, और वहाँ पिटेनेक्रिफ ग्लेन भी है, जिसमें रानी मार्गरेट का मंदिर और राजा मैल्कम के टॉवर के खंडहर हैं, जिससे सर पैट्रिक स्पेंस की पुरानी गाथा शुरू होती है। राजा डनफर्मलाइन टॉवर में बैठा है, खून जैसी लाल शराब पी रहा है। द ब्रूस की कब्र एबे के केंद्र में है, सेंट मार्गरेट की कब्र पास में है, और कई शाही लोग आसपास सो रहे हैं। सच में वह बच्चा भाग्यशाली है जो उस रोमांटिक शहर में पहली बार रोशनी देखता है, जो फर्थ ऑफ फोर्थ से 3 मील उत्तर में ऊंची जमीन पर स्थित है, जहां से समुद्र दिखाई देता है। दक्षिण में एडिनबर्ग और उत्तर में ऑचिल्स की चोटियां साफ दिखाई देती हैं। सब कुछ उस शानदार अतीत की याद दिलाता है जब डनफर्मलाइन राष्ट्रीय और धार्मिक दोनों तरह से स्कॉटलैंड की राजधानी थी। वह बच्चा जिसे ऐसे माहौल में विकसित होने का सौभाग्य मिलता है, वह जिस हवा में सांस लेता है, उसी के साथ कविता और रोमांस को सोख लेता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, इतिहास और परंपरा को आत्मसात कर लेता है। ये बचपन में उसकी असली दुनिया बन जाते हैं। आदर्श ही हमेशा मौजूद रहने वाला सच होता है। असली दुनिया तो तब आएगी जब बाद में जीवन में उसे कठोर वास्तविकता की रोजमर्रा की दुनिया में उतारा जाएगा। तब भी और अपने आखिरी दिन तक शुरुआती प्रभाव बने रहते हैं। कभी-कभी थोड़े समय के लिए शायद गायब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर दूर धकेल दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। वे हमेशा उठते रहते हैं और फिर से सामने आकर अपना प्रभाव डालते हैं, उसके विचारों को ऊंचा उठाते हैं और उसके जीवन को रंग देते हैं। डनफर्मलाइन का कोई भी होशियार बच्चा इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। एबे, पैलेस और ग्लेन, ये चीज़ें उन्हें छूती हैं और उनके अंदर की छिपी हुई चिंगारी को आग लगा देती हैं, जिससे वह कुछ अलग और उससे कहीं ज़्यादा बन जाते हैं, जो कम खुशकिस्मत पैदा होने पर वह बनते। इन्हीं प्रेरणादायक हालातों में मेरे माता-पिता भी पैदा हुए थे, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि यहीं से उस रोमांटिक और काव्यात्मक भावना की शक्ति आई, जो उन दोनों में थी। जैसे ही मेरे पिता बुनाई के बिज़नेस में सफल हुए, हम मूडी स्ट्रीट से एक बहुत बड़े घर में चले गए, जो रीड्स पार्क में था। मेरे पिता के 4 या 5 करघे निचली मंजिल पर थे। हम ऊपर रहते थे, जहाँ पुराने स्कॉटिश घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियों से पहुंचा जाता था, जो फुटपाथ से बाहर की तरफ थी। यहीं से मेरी सबसे पुरानी यादें शुरू होती हैं, और अजीब बात है, याद की पहली झलक मुझे उस दिन पर ले जाती है जब मैंने अमेरिका का एक छोटा सा नक्शा देखा था। वह रोलर्स पर था और लगभग 2 फीट चौकोर था। इस पर मेरे पिता, माँ, अंकल विलियम और आंटी एटकिन पिट्सबर्ग ढूंढ रहे थे और लेक एरी और नियाग्रा फॉल्स दिखा रहे थे। इसके तुरंत बाद मेरे अंकल और आंटी एटकिन वादे की ज़मीन के लिए रवाना हो गए। इस समय मुझे याद है कि मेरे चचेरे भाई जॉर्ज लॉडर, डोड और मैं
इस बात से बहुत प्रभावित थे कि हम पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि एक गैरकानूनी झंडा अटारी में छिपा कर रखा गया था। इसे ले जाने के लिए पेंट किया गया था और मुझे लगता है कि इससे मेरे पिता या चाचा या हमारे परिवार के किसी अन्य अच्छे रेडिकल द्वारा अनाज कानून आंदोलन के दौरान एक जुलूस में ले जाया गया था। शहर में दंगे हुए थे और घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी गिल्ड हॉल में तैनात थी। मेरे दादा और चाचा दोनों तरफ से और मेरे पिता मीटिंग को संबोधित करने में सबसे आगे थे और पूरा परिवार उत्तेजित था। मुझे याद है जैसे कल की बात हो। रात में मुझे पीछे की खिड़की पर दस्तक से जगाया गया, जो उन आदमियों ने दी थी, जो मेरे माता-पिता को ये बताने आए थे कि मेरे चाचा बेली मॉरिसन को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग करने की हिम्मत की थी जिसे मना किया गया था। शेरिफ ने सैनिकों की मदद से उन्हें शहर से कुछ मील दूर गिरफ्तार कर लिया था, जहां मीटिंग हुई थी। और उन्हें रात में शहर में उसके पीछे लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। गंभीर परेशानी का डर था क्योंकि लोग उसे छुड़ाने की धमकी दे रहे थे। और जैसा कि हमें बाद में पता चला, शहर के प्रोवोस्ट ने उसे हाई स्ट्रीट की ओर देखने वाली एक खिड़की के पास जाने और लोगों से पीछे हटने की भीख मांगने के लिए राजी किया था। उन्होंने ऐसा किया और कहा, अगर आज रात यहाँ अच्छे काम का कोई दोस्त है तो वह अपने हाथ बांध ले। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, अब शांति से जाओ। मेरे चाचा हमारे पूरे परिवार की तरह नैतिक शक्ति वाले आदमी थे और कानून का पालन करने में पक्के थे, लेकिन दिल से कट्टरपंथी थे और अमेरिकी गणराज्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे। कोई सोच सकता है कि जब ये सब सबके सामने हो रहा था, तो अकेले में एक दूसरे से कितनी कड़वी बातें होती होंगी। राजशाही और कुलीन सरकार की निंदा सभी रूपों में, विशेषाधिकार की निंदा, गणतंत्र प्रणाली की महानता, अमेरिका की श्रेष्ठता, एक ऐसी भूमि जहां हमारी अपनी जाति के लोग रहते थे, आजाद लोगों का घर, जहां हर नागरिक का विशेषाधिकार, हर आदमी का अधिकार था। ये वे रोमांचक विषय थे जिन पर मेरा पालन पोषण हुआ। एक बच्चे के रूप में मैं राजा, ड्यूक या लॉर्ड को मार सकता था और उनकी मौत को राज्य की सेवा और इसलिए एक वीर कार्य मानता था। बचपन की शुरुआती संगति का ऐसा प्रभाव होता है कि मुझे बहुत समय लगा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या व्यक्ति के बारे में सम्मान से बात करने में, जिसने किसी अच्छे तरीके से खुद को प्रतिष्ठित नहीं किया था और इसलिए सार्वजनिक सम्मान का अधिकार अर्जित नहीं किया था। केवल वंश के लिए अभी भी तिरस्कार था। वह कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। केवल एक संयोग है, उधार के पंखों में इतराता हुआ एक धोखेबाज। उसके खाते में जो कुछ भी है वह जन्म का संयोग है। उसके परिवार का सबसे फलदायी हिस्सा आलू की तरह जमीन के नीचे है। मुझे आश्चर्य होता था कि बुद्धिमान लोग ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं जहां दूसरे इंसान को ऐसा विशेषाधिकार मिला हो जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं था। मैं उन शब्दों को दोहराते दोहराते कभी नहीं थकता था, जो मेरे गुस्से को सही ढंग से व्यक्त करते थे। एक ब्रूट्स था जो शाश्वत शैतान को रोम में अपना राज्य बनाए रखने देता, उतनी ही आसानी से जितना एक राजा को। लेकिन तब राजा राजा थे, सिर्फ परछाई नहीं। ये सब विरासत में मिला था। बेशक मैं वही दोहराता था जो मैंने घर पर सुना था। डनफर्मलाइन लंबे समय से शायद किंगडम का सबसे कट्टरपंथी शहर के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हालांकि मुझे पता है कि पेसले के भी दावे हैं। ये बात रेडिकलिज्म के मकसद के लिए और भी ज़्यादा तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों डनफर्मलाइन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों से बना था जो छोटे मैन्युफैक्चरर थे। हर किसी के पास अपना करघा या करघे थे। वे तय घंटों से बंधे नहीं थे, उनका काम पीस वर्क था। उन्हें बड़े मैन्युफैक्चरर्स से कपड़े मिलते थे और बुनाई घर पर की जाती थी। ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक उत्तेजना के दिन थे और अक्सर पूरे शहर में दोपहर के खाने के थोड़ी देर बाद छोटे छोटे समूहों में लोग अपने एप्रन कमर में बांधे हुए राज्य के मामलों पर चर्चा करते हुए दिखाई देते थे। ह्यूम, कॉब्डेन और ब्राइट के नाम हर किसी की जबान पर थे।
मैं अक्सर छोटा होने के बावजूद इन समूहों की ओर आकर्षित होता था और बातचीत को ध्यान से सुनता था, जो पूरी तरह से एक तरफा होती थी, आम तौर पर माना जाने वाला। निष्कर्ष ये था कि बदलाव होना चाहिए। शहर के लोगों के बीच क्लब बनाए गए और लंदन के अखबारों का सब्सक्रिप्शन लिया गया। मुख्य संपादकीय हर शाम लोगों को पढ़कर सुनाए जाते थे। अजीब बात है कि शहर के एक मंच से मेरे चाचा बेली मॉरिसन अक्सर पढ़ने वाले होते थे, और क्योंकि लेखों पर उनके और दूसरों द्वारा पढ़े जाने के बाद टिप्पणी की जाती थी, इसलिए बैठकें काफ़ी रोमांचक होती थीं। ये राजनीतिक बैठकें अक्सर होती रहती थीं, और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, मैं परिवार के किसी भी सदस्य की तरह ही इसमें गहरी दिलचस्पी रखता था और कई बैठकों में शामिल हुआ। मेरे एक चाचा या मेरे पिता को आमतौर पर बोलते हुए सुना जा सकता था। मुझे याद है एक शाम मेरे पिता ने पेंट्स में एक बड़ी खुली बैठक को संबोधित किया था। मैंने सुनने वालों के पैरों के नीचे से अपना रास्ता बना लिया था और एक जोरदार जयकारे पर मैं अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। जिस आदमी के पैरों के नीचे मुझे सुरक्षा मिली थी, उसकी ओर देखते हुए मैंने उसे बताया कि मेरे पिता बोल रहे हैं। उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और वहीं रखा। एक और बैठक में मेरे पिता मुझे जॉन ब्राइट को सुनने के लिए ले गए, जिन्होंने स्टर्लिंग बर्ग्स के लिए लिबरल उम्मीदवार के रूप में जेबी स्मिथ के पक्ष में बात की। मैंने घर पर यह आलोचना की कि मिस्टर ब्राइट सही नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्होंने मैन कहा जबकि उनका मतलब मैन था। उन्होंने वह ब्रॉड ए नहीं बोला जिसकी हमें स्कॉटलैंड में आदत थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ऐसे माहौल में पल बढ़कर मैं एक उग्र युवा रिपब्लिकन बन गया, जिसका आदर्श वाक्य था, विशेषाधिकार का नाश हो। उस समय मुझे नहीं पता था कि विशेषाधिकार का क्या मतलब होता है, लेकिन मेरे पिता को पता था। मेरे अंकल लॉडर की सबसे अच्छी कहानियों में से एक इसी जेबी स्मिथ के बारे में थी, जो जॉन ब्राइट के दोस्त थे और डनफर्मलाइन से पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। अंकल उनकी कमेटी के सदस्य थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक यह ऐलान नहीं हुआ कि स्मिथ एक यूनिटेरियन है। पूरे इलाके में यह सवाल वाले पोस्टर लग गए, क्या आप एक यूनिटेरियन को वोट देंगे? यह गंभीर मामला था। कैर्नी हिल गांव में स्मिथ की कमेटी के चेयरमैन, जो एक लोहार थे, के बारे में खबर आई कि उन्होंने कहा है कि वह कभी वोट नहीं देंगे। अंकल उनसे बात करने के लिए वहां गए। वे गांव के एक पब में मिले। यार, मैं एक यूनिटेरियन को वोट नहीं दे सकता, चेयरमैन ने कहा। लेकिन मेरे अंकल ने कहा, मेटलैंड विपक्षी उम्मीदवार एक ट्रिनिटेरियन है। धत तेरे की, यह तो और भी बुरा है, जवाब मिला, और लोहार ने सही वोट दिया। स्मिथ थोड़ी सी बहुमत से जीत गए। हाथ से बुनाई से स्टीम लूम बुनाई में बदलाव हमारे परिवार के लिए विनाशकारी था। मेरे पिता आने वाली क्रांति को पहचान नहीं पाए और पुरानी व्यवस्था में संघर्ष कर रहे थे। उनके करघों की कीमत बहुत कम हो गई और यह जरूरी हो गया कि वह शक्ति जो किसी भी आपात स्थिति में कभी फेल नहीं हुई, मेरी माँ, आगे बढ़कर परिवार की किस्मत सुधारने की कोशिश करे। उन्होंने मूडी स्ट्रीट में एक छोटी सी दुकान खोली और उससे होने वाली कमाई से, जो भले ही कम थी, फिर भी उस समय हमें आराम से और इज्जतदार तरीके से रखने के लिए काफ़ी थी। मुझे याद है कि इसके कुछ समय बाद मैंने गरीबी का मतलब समझना शुरू किया। भयानक दिन आए जब मेरे पिता अपने आखिरी कपड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के पास ले गए और मैंने अपनी माँ को बेसब्री से उनके लौटने का इंतज़ार करते देखा, ताकि पता चल सके कि नया कपड़ा मिलेगा या हमें बेकार बैठना पड़ेगा। उस समय मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मेरे पिता, हालांकि बर्न्स के शब्दों में नीच, घटिया या कमीने नहीं थे, फिर भी उन्हें धरती के किसी भाई से काम करने की इजाज़त मांगनी पड़ती थी। और तभी मैंने यह तय किया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस चीज़ को ठीक करूंगा। हालांकि हमारे कई पड़ोसियों की तुलना में हम गरीबी की ऐसी हालत में नहीं थे। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा ताकि वह अपने दोनों बेटों को बड़े सफ़ेद कॉलर वाली शर्ट पहने और अच्छे कपड़े पहने देख सकें। एक अनजाने पल में मेरे माता-पिता ने वादा किया था कि जब तक मैं खुद स्कूल जाने की इजाज़त नहीं माँगूँगा,
तब तक मुझे स्कूल नहीं भेजा जाएगा। बाद में मुझे पता चला कि इस वादे से उन्हें काफ़ी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। स्कूल मास्टर मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से संपर्क किया गया और उन्हें मुझ पर ध्यान देने के लिए मनाया गया। एक दिन वह मुझे अपने कुछ साथियों के साथ, जो स्कूल जाते थे, एक सैर पर ले गए और मेरे माता-पिता को बहुत राहत मिली जब कुछ ही दिनों बाद मैं आया और मिस्टर मार्टिन के स्कूल जाने की इजाज़त माँगी। मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इजाज़त दे दी गई। तब मैं 8 साल का हो गया था और बाद के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि यह किसी भी बच्चे के लिए स्कूल जाना शुरू करने के लिए काफ़ी जल्दी है। स्कूल मेरे लिए बहुत खुशी की जगह थी और अगर कुछ ऐसा होता जिससे मैं स्कूल नहीं जा पाता, तो मैं दुखी हो जाता था। ऐसा कभी-कभी होता था, क्योंकि मेरा सुबह का काम मूडी स्ट्रीट के सिरे पर कुएँ से पानी लाना था। पानी की सप्लाई कम और अनियमित थी। कभी-कभी सुबह देर तक पानी नहीं आने दिया जाता था और बीसियों बूढ़ी औरतें आस-पास बैठी रहती थीं, जिनमें से हर एक ने रात भर लाइन में एक बेकार डिब्बा रखकर अपनी बारी पहले से पक्की कर ली होती थी। जैसा कि उम्मीद थी, इससे कई झगड़े होते थे, जिनमें मैं इन सम्मानित बूढ़ी औरतों से भी हार नहीं मानता था। मैंने एक भयानक लड़का होने की बदनामी कमाई। इस तरह शायद मुझ में बहस करने की आदत या शायद लड़ने की आदत विकसित हुई, जो हमेशा मेरे साथ रही है। इन कामों को करते हुए मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता था, लेकिन मास्टर कारण जानते हुए गलतियों को माफ़ कर देते थे। इसी सिलसिले में मैं यह भी बता सकता हूँ कि स्कूल के बाद मुझे अक्सर दुकान के काम करने पड़ते थे। इसलिए जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे यह संतोष होता है कि मैं 10 साल की छोटी उम्र में भी अपने माता-पिता के लिए उपयोगी बन गया था। उसके तुरंत बाद दुकान से जुड़े अलग-अलग लोगों के अकाउंट मेरे हवाले कर दिए गए, जिससे मैं बचपन में ही थोड़े बहुत बिज़नेस के मामलों से परिचित हो गया। हालाँकि मेरे स्कूल के अनुभव में दुःख की एक वजह थी। लड़के मुझे मार्टिन का पालतू कहकर चिढ़ाते थे और कभी-कभी जब मैं सड़क से गुज़रता था, तो मुझे उस भयानक नाम से बुलाते थे। मुझे इसका पूरा मतलब नहीं पता था, लेकिन यह मुझे बहुत अपमानजनक लगता था और मुझे पता है कि इसकी वजह से मैं उस बेहतरीन टीचर, मेरे इकलौते स्कूल टीचर के साथ खुलकर बात नहीं कर पाता था, जिनके प्रति मैं एहसानमंद हूँ और मुझे अफ़सोस है कि उनके मरने से पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। मैं यहाँ एक ऐसे आदमी का ज़िक्र करना चाहूँगा जिसका मुझ पर असर बहुत ज़्यादा था, मेरे अंकल लॉडर, जॉर्ज लॉडर के पिता। मेरे पिता को लगातार करघे की दुकान में काम करना पड़ता था और दिन भर में मेरे लिए उनके पास बहुत कम समय होता था। मेरे चाचा हाई स्ट्रीट में दुकानदार थे, इसलिए वे इस तरह बंधे हुए नहीं थे। जगह पर ध्यान दें, क्योंकि यह दुकानदार कुलीन वर्ग के बीच था और डनफर्मलाइन में दुकानदारों के बीच भी कुलीन वर्ग के ऊंचे और अलग-अलग दर्जे थे। मेरी चाची सिटोन की मौत से बहुत दुखी होकर, जो मेरे स्कूल जीवन की शुरुआत में हुई थी, उन्हें अपने इकलौते बेटे जॉर्ज और मेरे साथ में ही सबसे ज़्यादा सुकून मिला। उनमें बच्चों के साथ पेश आने का एक असाधारण हुनर था और उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाईं। मुझे याद है कि उन्होंने हमें ब्रिटिश इतिहास कैसे सिखाया। वे कमरे की दीवारों पर एक ख़ास जगह पर हर राजा की कल्पना करते थे, जो वह काम कर रहा होता था जिसके लिए वह मशहूर था। इस तरह मेरे लिए आज भी किंग जॉन मेंटल पीस के ऊपर मैग्ना कार्टा पर दस्तखत करते हुए बैठे हैं और महारानी विक्टोरिया अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे के पीछे हैं। यह मान लिया जा सकता है कि जो सालों बाद मुझे वेस्टमिंस्टर एब्बे के चैप्टर हाउस में मिली, वह हमारे राजाओं की सूची में पूरी तरह से पूरी हो गई थी। वेस्टमिंस्टर में एक छोटे से चैपल में एक पत्थर पर लिखा है कि ओलिवर क्रॉमवेल का शरीर वहां से हटा दिया गया था। राजाओं की सूची में जो मैंने अपने चाचा की गोद में बैठकर सीखी थी, वह महान रिपब्लिकन राजा रोम के पोप को अपना संदेश लिखते हुए दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने पोप को बताया कि अगर उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को सताना बंद नहीं किया, तो ग्रेट ब्रिटेन की तोपों की गड़गड़ाहट वेटिकन में सुनाई देगी। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्रॉमवेल के बारे में हमने जो राय बनाई थी, वह यह थी कि वह उन सभी के मुकाबले अकेला ही काफ़ी था। ये मेरे चाचा से ही मैंने स्कॉटलैंड के शुरुआती इतिहास के बारे में सब कुछ सीखा। वॉलेस और ब्रूस और बर्न्स के बारे में, ब्लाइंड हैरी के इतिहास के बारे में, स्कॉट, रैमसे, टेनाहिल, हॉग
और फर्ग्यूसन के बारे में। मैं सच में बर्न्स के शब्दों में कह सकता हूँ कि तब और वहीं मुझ में स्कॉटिश पूर्वाग्रह या देशभक्ति की एक नस पैदा हुई, जो जीवन के साथ ही खत्म होगी। वॉलेस बेशक हमारा हीरो था। हर बहादुरी की बात उसी में केंद्रित थी। वह दुखद दिन था जब स्कूल में एक शरारती बड़े लड़के ने मुझे बताया कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड से कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं अंकल के पास गया, जिनके पास इलाज था। बिल्कुल नहीं नाइक, अगर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड की तरह सपाट कर दिया जाए तो स्कॉटलैंड बड़ा होगा, लेकिन क्या तुम हाईलैंड्स को समतल करवाना चाहोगे? ओह, कभी नहीं। घायल युवा देशभक्त के लिए गिलियड में मरहम था। बाद में इंग्लैंड की ज्यादा आबादी की बात मेरे सामने आई और फिर से मैं अंकल के पास गया। हाँ नाइग, 7 के मुकाबले 1, लेकिन बैनॉकबर्न में हमारे खिलाफ इससे भी ज्यादा मुश्किलें थीं। और फिर से मेरे दिल में खुशी हुई। ये खुशी कि वहाँ ज्यादा अंग्रेज आदमी थे, क्योंकि महिमा ज्यादा बड़ी थी। ये इस सच्चाई पे एक तरह की टिप्पणी है कि युद्ध युद्ध को जन्म देता है, कि हर लड़ाई भविष्य की लड़ाइयों के बीज बोती है और इस तरह राष्ट्र पारंपरिक दुश्मन बन जाते हैं। अमेरिकी लड़कों का अनुभव स्कॉटिश लड़कों जैसा ही होता है। वे वॉशिंगटन और वैली फोर्ज के बारे में पढ़ते हुए बड़े होते हैं, उन हैसियन लोगों के बारे में जिन्हें अमेरिकियों को मारने के लिए काम पर रखा गया था, और वे अंग्रेज के नाम से ही नफरत करने लगते हैं। ऐसा ही नहीं मेरा अनुभव मेरे अमेरिकी भतीजों के साथ था। स्कॉटलैंड ठीक था, लेकिन इंग्लैंड जिसने स्कॉटलैंड से लड़ाई की थी, वह बुरा साथी था। जब तक वे बड़े नहीं हुए, तब तक यह पूर्वाग्रह खत्म नहीं हुआ, और शायद अभी भी इसका कुछ हिस्सा बाकी है। अंकल लॉडर ने मुझे बाद में बताया कि वह अक्सर लोगों को कमरे में लाते थे और उन्हें यकीन दिलाते थे कि वह डोड जॉर्ज लॉडर और मुझे रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, या लड़ने के लिए हमारी छोटी मुट्ठियां बंद करवा सकते हैं। संक्षेप में, कविता और गाने के प्रभाव से हमारे सभी मूड के साथ खेल सकते हैं। वॉलेस का धोखा उनका त्रुप का पत्ता था, जो कभी फेल नहीं होता था और हमारे छोटे दिलों को रुला देता था, जिसका नतीजा हमेशा पूरी तरह से टूट जाना होता था। उन्होंने जितनी बार भी यह कहानी सुनाई, इसका असर कभी कम नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि समय समय पे इसमें नए अलंकार जोड़े गए होंगे। मेरे अंकल की कहानियों में कभी टोपी और छड़ी की कमी नहीं थी, जो स्कॉट ने अपनी कहानियों में दी थी। बच्चों पर एक हीरो का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। मैंने हाई स्ट्रीट में अपने अंकल और डोड के साथ कई घंटे और शामें बिताई, और इस तरह बाद वाले और मेरे बीच जीवन भर का भाईचारा शुरू हुआ। परिवार में हम हमेशा डोड और नैग ही थे। मैं बचपन में जॉर्ज नहीं कह पाता था, और वह कार्नेगी से नैग से ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था, और ये हमेशा हमारे साथ डोड और नैग ही रहा है। दूसरे नामों का कोई मतलब नहीं होता। हाई स्ट्रीट में मेरे अंकल के घर से शहर के नीचे मूडी स्ट्रीट में मेरे घर लौटने के 2 रास्ते थे। एक एबे के डरावने कब्रिस्तान से होकर, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, और दूसरा मे गेट के रास्ते रोशनी वाली सड़कों से होकर। जब मुझे घर जाना होता था तो मेरे अंकल शरारती खुशी के साथ पूछते थे कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। ये सोचकर कि वालेस क्या करेगा, मैं हमेशा जवाब देता था कि मैं एब्बे के रास्ते जा रहा हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने कभी भी एक बार भी दूसरे रास्ते पर जाने और मे गेट के जंक्शन पर लगी लाइटों का पीछा करने के लालच में नहीं आया। मैं अक्सर उस कब्रिस्तान से और एब्बे के अंधेरे मेहराब से दिल में डर लिए गुजरता था। सीटी बजाकर और हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते हुए मैं अंधेरे में आगे बढ़ता था, और सभी मुश्किलों में यह सोचता था कि अगर वॉलेस को कोई दुश्मन मिलता, चाहे वह प्राकृतिक हो या अलौकिक, तो वह क्या करता। बचपन में किंग रॉबर्ट एडब्रूस को मेरे चचेरे भाई या मुझसे कभी न्याय नहीं मिला। हमारे लिए यह काफी था कि वह एक राजा था, जबकि वॉलेस लोगों का आदमी था। सर जॉन ग्राहम हमारे दूसरे हीरो थे। एक स्कॉटिश लड़के की देशभक्ति की तीव्रता, जैसा कि मेरा पालन पोषण हुआ, उसके जीवन में आखिर तक एक असली ताकत बनी रहती है। अगर उस खास चीज हिम्मत कि मेरे स्रोत का अध्ययन किया जाए, तो मुझे यकीन है कि आखिरी विश्लेषण में यह स्कॉटलैंड के हीरो वॉलेस पर आधारित पाया जाएगा।
एक लड़के के लिए एक हीरो होना ताकत का एक स्तंभ होता है। जब मैं अमेरिका पहुँचा तो मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि कोई और देश भी था जो गर्व करने लायक कुछ होने का दिखावा करता था। वॉलेस, ब्रूस और बर्न्स के बिना कोई देश क्या था? मुझे आज के बिना यात्रा किए स्कॉटिश आदमी में अभी भी यह भावना मिलती है। ये बड़े होने और ज़्यादा ज्ञान से पता चलता है कि हर देश के अपने हीरो, अपना रोमांस, अपनी परंपराएं और अपनी उपलब्धियां होती हैं। और जबकि सच्चा स्कॉटिश आदमी बाद के सालों में अपने देश और दुनिया के बड़े देशों के बीच उसकी स्थिति के बारे में अपनी राय कम करने का कोई कारण नहीं पाएगा। उसे दूसरे देशों के बारे में अपनी राय बढ़ाने के लिए काफ़ी कारण मिलेंगे, क्योंकि उन सभी के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। इतना काफ़ी है कि उनके बेटों को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके कि वे उस ज़मीन को बदनाम न करें जिसने उन्हें जन्म दिया। कई साल लग गए जब मैं यह महसूस कर पाया कि नई ज़मीन एक अस्थायी ठिकाने से ज़्यादा कुछ हो सकती है। मेरा दिल स्कॉटलैंड में था। मैं प्रिंसिपल पीटरसन के छोटे लड़के जैसा था जिसने कनाडा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि उसे कनाडा घूमने के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह ब्रूस और वैलेस के अवशेषों से इतनी दूर कभी नहीं रह सकता।